नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर पे अपन ने इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया था, जो पहला यूनिट था। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो नाम है वो है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। अब दोस्तों, अपन ने जब पहला यूनिट पढ़ रहे थे तो उसमें फर्स्ट ई के अंदर आया था रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा अवकल समीकरण, जैसे y के अंदर रैखिक है तो y की घात है वो केवल 1 होनी चाहिए, ना घात 2 होनी चाहिए या माइनस कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी y और dy बाई डी का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, dy बाई डी और d2y अपॉन dx स्क्वायर का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ कि n कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप निम्न है। n कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या है? ये है dn y अपॉन dx की पावर n, इसको याद रखना है p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y dx की पावर n माइनस 2 प्लस pn y बराबर qx। ये n कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। अब यहाँ पे हियर p1 p2 pn, ये जो कोफिशिएंट है p1 p2 pn और एक ये qx, यहाँ तो ये है वो यहाँ तो x के फलन है, या तो x के फलन है या फिर या अचर है, या तो x के फलन है या अचर है। अगर ऐसा होता है तो ये n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे ये p1 p2 pn गुणांक है, इनको क्या बोला जाता है? जैसे dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 है, उसका गुणांक p1 है। अब p1 ये x के फलन है या अचर फलन है। लेकिन इस रैखिक अवकल समीकरण को अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण बनाने के लिए अगर बताओ मैं p1 p2 p3 pn इन सबको कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं p1 p2 p3 pn इन सबको कांस्टेंट ले लूं तो बताओ ये फिर अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण होगा ना। तो मैं लिखता हूं कि यदि p1 p2 p3 pn आदि अचर हो, ये सारे क्या हो? अचर हो। अर्थात अचर होने का मतलब है dn y अपॉन dx की पावर 1। अब ये इनको अचर मान रहा हूं तो p1 की जगह कोई कांस्टेंट पुट कर देता हूं, p1 dn माइनस 1 y dx की पावर n माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 y dx की पावर n माइनस 2 प्लस an y बराबर 2x, इक्वेशन नंबर। तो ये सारे के सारे अचर होने का मतलब p1 की जगह a1 पुट कर दिया, p2 की जगह a2 पुट कर दिया और pn की जगह pn पुट कर दिया। तो जो इक्वेशन नंबर जो 2 बना उसको अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। इक्वेशन नंबर 2 जो बना उसको अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण तो पहले से था और इसमें मैंने गुणांकों को क्या बना दिया? अचर। अब यह समीकरण 2, तब यह है समीकरण 2
अचर गुणांकों वाला, अब यह समीकरण दो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब ये समीकरण दो है वो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है वो देखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं d बराबर डी अपॉन डी एक्स लूँ तो बताओ फिर आप इस कैसे लिख सकते हो ना। अगर आप d2 करोगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, dn अपॉन डी एक्स की पावर n है, तो इसको मैं d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 y प्लस लास्ट के अंदर बनेगा a n y बराबर qx। इसको d की पावर n लिख दिया, इसको d की पावर n माइनस 1, ये d की पावर n माइनस 2 ऐसे चलता है। इस चीज को मैं रोज को लिख सकता हूँ d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस का a n y बराबर qx। अब ये पूरा का पूरा एक d का फलन बन गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f d y बराबर qx। और आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, जबकि अपन सोल्व करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y बराबर 1/f इंटू qx। तो यहाँ तक बताऊंगा, फिर इसके आगे बताऊंगा कि सोल्व इसको कैसे करते हैं। ये तो मैंने फॉर्मेट बताया कि n कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप इस प्रकार होता है और इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो एक बार इसका उतारो, फिर अपन इसके आगे चलते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ये यूनिट नंबर सेकंड है, मैं बता रहा था ना, यूनिट नंबर सेकंड है। तो देखो n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, तो n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण मैं ऐसे लिख सकता हूँ dn प्लस dn माइनस 1 a1 dn माइनस 1 a2 dn माइनस 2 प्लस an बार y बराबर qx। और इस चीज को लिखा जा सकता है सम फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर qx, समीकरण 1। तो इस समीकरण 1 का जो सॉल्यूशन होगा, समीकरण 1 का सॉल्यूशन, समीकरण 1 का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन होगा वो y की वैल्यू, सॉल्यूशन बोल दो या फिर जनरल सॉल्यूशन बोल दो, जनरल सॉल्यूशन जिसको व्यापक भी बोला जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन दिया जाता है pi प्लस cf से। इसको मैं ऐसे लिखूं cf प्लस pi से इसका सॉल्यूशन दिया जाता है।
CF प्लस PI से इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। अब ये CF क्या होता है? CF होता है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो PI बुक है उसको बोला जाता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म तो CF है और पर्टिकुलर इंटीग्रल की PI है। हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है पूरक फलन, पूरक फलन। और इसको बोला जाता है विशिष्ट समाकल, इसको बोला जाता है विशिष्ट समाकल। ये पूरक फलन हो गया, ये विशिष्ट समाकल हो गया। तो प्रत्येक जो n ऑर्डर का है या फिर ऐसे मान लो अचर गुणांकों का जो प्रत्येक रैखिक अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशन दिया जाता है CF प्लस PI से। अब ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें अपन CF और PI निकालना सीखेंगे। अगर मान लो कभी भी ये जो इक्वेशन है इसके QX का मान 0 है, या फिर ऐसे बोले कि ये होमोजेनियस है, अरे भाई या फिर आप होमोजेनियस को छोड़ो, आप ऐसे मान लो कि राइट साइड में 0 आ रहा है तो उसका हमेशा PI का मान कितना होगा? 0। अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में 0 आ रहा है मतलब QX का मान 0 आ रहा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो CF के बराबर बनेगा। बस अपन को ये करना है। अब जो 3.1 जो चैप्टर है, 3.1 जो चैप्टर है वो चैप्टर अपने को CF निकालना सिखा रहा है। 3.1 जो चैप्टर है वो अपने को CF निकालना सिखा रहा है। और फिर 3.2 चैप्टर है वहां से अपन PI निकालना सीखेंगे। 3.2, 3.3, 3.4 वहां पे अपने PI निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों अभी जो 3.1 है वो CF निकालना सीखेगा। तो बताओ 3.1 में अपन CF निकालना सीखेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3.1 का जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें QX का मान 0 आएगा। 3.1 का प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें QX का मान 0 आएगा, क्योंकि QX का मान 0 होते ही PI का मान 0 और PI का मान 0 होते ही y बराबर CF हो जाएगा उसका जनरल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ नोट पॉइंट बना के लिख सकता हूँ FDy बराबर QX में, FDy बराबर QX में यदि QX बराबर 0 हो, FDy बराबर QX में यदि QX बराबर 0 हो तो उस अवकल समीकरण का PI का मान सदैव 0 होता है। अगर QX है उसका मान 0 है तो PI का मान भी हमेशा 0 होता है। इस स्थिति में y बराबर CF, क्योंकि अगर PI 0 हुआ तो CF ही बचा। इस स्थिति में y बराबर CF ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। इस स्थिति में y बराबर CF, क्योंकि PI 0 हो जाएगा तो y बराबर CF ही सॉल्यूशन होगा। और कौन सा सॉल्यूशन होगा? जनरल सॉल्यूशन, जिसको व्यापक हल बोला जाता है। तो एक बार इसको आप उतारो। अब मैं आपको CF निकालने के तरीके बताऊंगा यहाँ। बैठा देता हूँ इसको।
हाँ तो देखो सी एफ इसको बोला जाता है पूरक फलन, ज्ञात करने का मेथड। सी एफ ज्ञात करने का मेथड, माना दिया गया अचर गुणांकों वाला, माना दिया गया अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण ये है एफ डी वाई बराबर एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। मान लो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण ये दिया है, तो सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए क्यू एक्स का मान 0 लिया जाता है। अब क्वेश्चन में चाहे क्यू एक्स का मान 0 दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपको सी एफ निकालने के लिए क्यू एक्स का मान कितना लेना है 0। तो स्टेप्स ऐसे मान लो, स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम दिए गए इक्वेशन में क्यू एक्स का मान बराबर 0 लिया जाता है। तब क्यू एक्स बराबर 0 लेने चाहिए बना एफ डी वाई बराबर 0। वाई तो 0 हो नहीं सकता, तो एफ डी का मान कितना हुआ, एफ डी बराबर 0 लेना है, क्योंकि वाई तो 0 हो नहीं सकता, वरना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा। तो एफ डी का मान कितना लेना है 0। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 है कि जैसे d को m से रिप्लेस करना है, d से m को रिप्लेस करना, जहां जहां d बन रहा था वहां m पुट कर। तो जैसे एफ डी था, एफ डी एक्चुअली में क्या था, d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस का an बराबर 0। तो अब ये बन जाएगा m की पावर n, जहां जहां d जो d का फंक्शन था वो m के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो m की पावर n a1 m की पावर n माइनस 1 a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an बराबर 0। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये n के अंदर फंक्शन है, ये n के अंदर फंक्शन है और कितनी घात का फंक्शन है, n घात का फंक्शन है। तो मैं इसको लिखता हूं, यह है m में n घात का बीजीय इक्वेशन है, बीजीय इक्वेशन है। अतः इसके कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। जैसे अपन जानते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, उसके 2 रूट होते हैं सीधे आचार्य विधि से, वैसे यह n में n घात का बीजीय इक्वेशन है। अतः इसके कितने रूट होंगे, n रूट्स होंगे। अरे भाई n घात का है तो n रूट होंगे। अब मान लेते हैं कि माना ये n रूट्स n1 n2 डॉट डॉट mn। मान लो कि जो n रूट है वो m1 m2 mn है। अब यहां से स्पेशल केस या 3 कंडीशन चलती है। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 ये है कि ये सारे रूट है
वो वास्तविक और अलग अलग, यदि समस्त रूट्स m1 m2 mn ये सारे के सारे रूट वास्तविक व अलग अलग हो, वास्तविक व अलग अलग हो, तब जो CF लिखा जाता है वो देखो क्या लिखा जाता है। अगर ये जो n रूट आ रहे हैं ये सारे के सारे रूट रियल हो और अलग अलग हो तो CF लिखा जाता है, वो लिखा जाता है C1 e की पावर m1x। देखो C1 e की पावर m1x, यहाँ d का मान है d/dx, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो e की पावर x। तो ये मान C1 e की पावर m1x, इसको याद करना है फॉर्मेट को, C2 e की पावर m2x और ऐसे Cn e की पावर mnx। C1 e की पावर m1x, C2 की पावर m2x, C3 Cn e की पावर mnx। Here C1 C2 Cn are constants। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, अच्छा है। ये तो पहला है कि जब सारे के सारे जो रूट आए हैं वो वास्तविक हो और अलग अलग हो। लेकिन दोस्तों अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, अब इसमें जरूरी तो नहीं है कि रूट अलग अलग ही हो सकता है कोई दो रूट सेम हो जाए, हो सकता है तीन रूट सेम हो जाए। तो उसकी कंडीशन नंबर 7 है, कंडीशन नंबर 7, यदि मान लो पहला रूट है वो दूसरे के बराबर और ऐसे करके mr रूट तो है वो सेम है तथा mr+1 mr+2 mn ये अलग अलग है और सारे के सारे क्या है, रियल रूट्स है। m1 m2 mr ये तो सेम है और ये सारे सारे अलग अलग रूट है, लेकिन ये सारे सारे ये तो अलग अलग है, ये सेम है और ये टोटल रूट है वो रियल रूट है। तब ये जो लिखा है उसको कुछ याद करना है, तब CF लिखा जाता है वो कैसे, C1 + C2x। अब R रूट सेम है तो CR-1 C1 + C2x + C3x² + CR(x⁻r−1), ठीक है। और e की पावर, अब ये सारे के सारे सेम है तो इनको मैं m नाम दे दूं भाई, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर mr है बराबर m मान दिया तो e की पावर mx प्लस ये जो अलग अलग है उनको ऐसे लिख सकता हूँ CR+1 e की पावर mr+1x प्लस CR+2 e की पावर mr+2x और प्लस का Cn e की पावर mnx। ये बन गया। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं मैं, मान लो कि दो रूट तो आए 1 1 और एक रूट आया -1, दो रूट सेम आए तो मैं क्या लिखूंगा, Cn बराबर दो रूट सेम है, दो सेम है तो C2 तक चलता है, अगर R सेम है तो R तक जा रहे हैं ना, तो दो रूट सेम है तो मैं लिखूंगा C1 + C2x और e की पावर, और m का मान कितना है 1 तो e की पावर mx या x प्लस तीसरा रूट ये है तो C3 e की पावर m का मान -1 है तो x ऐसे लिखूं। तो ये तो इन जनरल में प्रोसेस बता रहा हूं, अगर ये याद रहेगा तो फिर अपनी कंडीशन ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है वो तो तब लिखा है कि सारे के सारे रूट क्लियर होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। इसमें हो सकता है कि कुछ रूट सेम हो जाए कुछ रूट अलग हो जाए, लेकिन रूट सारे के सारे क्लियर है, तब ये है कंडीशन 2। इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं।
अब दोस्तों कंडीशन नंबर 3 है कंडीशन नंबर 3 है यदि रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, मान लो रूट कॉम्प्लेक्स हो, सम्मिश्र रूट हो, यदि रूट्स ऐसे मान लो कि अल्फा प्लस प्लस माइनस आएगा बीटा सम्मिश्र हो, क्योंकि आपको पता है सम्मिश्र जो रूट होते हैं, सम्मिश्र जो मूल होते हैं वो हमेशा पेयर के रूप में आते हैं। अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर रूट है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा के रूट होगा, तो ये सम्मिश्र रूट दो। तब जो CF होता है वो देखो क्या होता है, रियल पार्ट तो इसका अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है, तो आपको लिखना है e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक, इमेजिनरी वाला पार्ट तो अंदर आ रहा है, देखो अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो रियल अल्फा है तो e की पावर अल्फा x तो मान गया, और इसके अलावा इमेजिनरी वाला पार्ट बीटा है तो c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये रूट है। कंडीशन 4, अब देखो ये रूट रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो रूट है, तो c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए। मान लो कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट करने लग जाएंगे। कंडीशन नंबर 4 क्या है कि यदि कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे हो जाए अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो देखो रिपीट कर गए ना, अल्फा प्लस आइटा बीटा दो बार आ गया, अल्फा माइनस आइटा बीटा और अल्फा माइनस आइटा बीटा वो दो बार आ गया। अब आपको जो CF लिखना है वो देखो क्या लिखना है, रियल पार्ट अल्फा है तो e की पावर अल्फा x को दो बार, अगर रूट दो बार रिपीट करता है तो c1 प्लस c2x लिखा जाता है, तो दो बार रिपीट कर रहा है तो यानी होगा में c1 प्लस c2x cos बीटा x। इतना पार्ट हो गया, पहले c1 आ रहा था अब रिपीट कर रहा है तो c1 प्लस c2x cos बीटा x। फिर आगे c3 प्लस c4x sin बीटा x, ये CF हो गया, क्योंकि चार रूट थे एक्चुअली में, दो ए चार रूट है तो चार बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चलना है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। और मान लो इसी के अंदर एक पांचवा रूट आ जाता और पांचवा रूट मान लो m5 आ जाता, सोचो, और पांचवा रूट है वो रियल आ जाता, तो इतना तो कॉम्प्लेक्स की वजह से लिख दिया और रियल की वजह से लिख देता c5 e की पावर m5x, अगर पांचवा रूट ये होता तो ये इसमें और जुड़ जाता। ठीक है ना दोस्तों, तो कुल मिला के अपन ये जो CF निकालने के यही तरीके हैं, यही चार कंडीशन है जो हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इनको याद करना है, इनको ये याद करना है कि मान लो कि m रूट है वो सारे अलग अलग है, तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x cn e की पावर m1x, c1 c2 cn है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर मान लो कुछ रूट सेम है और कुछ अलग अलग है लेकिन सारे के सारे रूट रियल है, तो जो सेम है उनके लिए अगर r रूट सेम है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर crx की पावर r-1 तक चल रहा है, और जो अलग अलग रूट है उनके लिए अलग अलग लिखना है। इसके बाद मान लो कि अगर रूट कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता है कि जो रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पेयर्स के रूप में आते हैं। पेयर का मतलब है कि किसी इक्वेशन का रूट अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा होता है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा दूसरी इक्वेशन का रूट होता है, उस कंडीशन में आपको लिखना है e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। इसको याद करना है। कंडीशन 4 है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो पेयर में तो आती है लेकिन वो भी रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये देखो अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस आइटा बीटा दो बार आ गया, अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा प्लस आइटा बीटा, या अल्फा माइनस आइटा बीटा ये भी अल्फा माइनस आइटा बीटा दो बार आ गया, तो फिर इसको इस तरीके से इनको रिपीट करवा देंगे। तो दोस्तों ये अपन एक प्रोसेस पढ़ा है, अभी एग्जांपल नहीं पढ़े हैं, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एग्जांपल अपन देखेंगे, तब तक आप इनको तैयार करो। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। और साथ में जो सेकंड यूनिट है उसको भी साथ के साथ आप करते रहना। सो उस सेकंड यूनिट के अंदर जो सेकंड चैप्टर है जो मैं घर से डालूंगा उसको भी आप करते रहना। धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, आप इनको तैयार करना।
और इनको अच्छे से याद करना, फिर अपन क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे इनको अप्लाई, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।